आखिर कैसे मैरी क्यूरी के लिए उनकी अपनी ही खोज बन गई जानलेवा। 1927 में ब्रसल्स में सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में उस समय के टॉप 29 फिजिसिस्ट को बुलाया गया था, जिसमें सभी पुरुष थे और एकमात्र महिला मैरी क्यूरी थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैरी क्यूरी अपने क्षेत्र में कितनी आगे थीं। वो ऐसी पहली महिला थीं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। वो पहली ऐसी इंसान थीं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला था और वो पहली ऐसी इंसान थीं जिन्होंने 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जीता था। आज हम मैरी क्यूरी को उनके रेडियो एक्टिविटी में किए गए महान खोज की वजह से जानते हैं, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की जान बची थी। लेकिन इस खोज ने उनकी खुद की जान कैसे ले ली, चलिए जानते हैं। मैरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को वॉर्सो पोलैंड में हुआ था। उस समय पोलैंड रूसी साम्राज्य के कंट्रोल में था। जन्म के समय इनका नाम मरिया सोलोमी स्क्लोडोव्स्का रखा गया। वो अपने माँ बाप की सबसे छोटी संतान थी। इनकी मां ब्रोनिस्लावा स्क्लोडोव्स्का लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल की हेड टीचर थीं। वहीं इनके पिता व्लाडिस्लाव स्क्लोडोव्स्का फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे। अपनी देशभक्ति के कारण व्लाडिस्लाव स्क्लोडोव्स्का ने अपनी मेहनत की कमाई को गलत जगह इन्वेस्ट करके खो दिया, जिसके बाद अपने 5 बच्चों को पालने के लिए उन्होंने सभी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जहां मैरी की सबसे बड़ी बहन की टाइफस बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसके कुछ साल बाद जब मैरी 10 साल की हुई तो उनकी मां की ट्यूबरक्यूलोसिस से मौत हो गई। अपनी मां की मौत के बाद मैरी का धर्म पर से विश्वास उठ गया और वे नास्तिक बन गईं। इसके बाद सभी बच्चों का पालन पोषण मैरी के पिता ने ही किया। बड़े होने पर मैरी ने हाई स्कूल में टॉप किया, लेकिन इसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस समय रूसी साम्राज्य में महिलाओं के यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बैन किया गया था। इसलिए मैरी और उसकी बहन ने वॉर्सो में सीक्रेट फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और छुपकर पढ़ाई की। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बहनों ने आपस में समझौता किया कि अभी मैरी अपनी बड़ी बहन की पढ़ाई में आर्थिक मदद करेगी और फ्यूचर में उसकी बड़ी बहन मैरी की मदद करेगी। इसके बाद मैरी की बड़ी बहन मेडिकल की पढ़ाई के लिए पेरिस चली गई और 17 साल की उम्र में मैरी एक ट्यूटर के रूप में काम करने लगी। वो अपने खाली समय में पढ़ाई भी करती थी। अपने काम के दौरान उन्हें काजिमर्स नाम के एक लड़के से प्यार हो गया, जो एक मैथमेटिशियन था। लेकिन काजिमर्स के पिता ने इनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय मैरी गरीब थी। इसके बाद 1891 में मैरी की बहन ने उन्हें पैसे कमाकर पेरिस बुलाया। मैरी ने पेरिस की यूनिवर्सिटी सोरबॉन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। मैरी अपना सारा वक्त लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए बिताती थी। कभी कभी वे पढ़ाई में इतना खो जाती थी कि वे खाना तक भूल जाती थी। कठिनाइयों के बावजूद मैरी ने अपनी स्वतंत्रता पर लिखा है, ये मेरे लिए एक नई दुनिया की तरह था, विज्ञान की दुनिया, जिसमें आखिरकार मुझे पूर्ण स्वतंत्रता में जानने की अनुमति थी। मैरी ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने पोलैंड वापस आने का प्लान बनाया, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में पियरी क्यूरी आते हैं। पियरी क्यूरी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिसिस्ट और प्रोफेसर थे। मैरी क्यूरी पियरी क्यूरी के बारे में बताती हैं कि उसने अपने जीवन को अपने विज्ञान के सपने के लिए समर्पित कर दिया था। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसके सपने के साथ अपनी जिंदगी बिता सके, और इसके लिए पियरी ने मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैरी क्यूरी ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने मातृभूमि पोलैंड जाना था। 1894 में जब मैरी अपने फैमिली से मिलने पोलैंड गईं, तब वहां क्राकोव यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रोफेसर की जॉब पर रखने से मना कर दिया, क्योंकि वे एक महिला थी। इसके बाद वे वापस पेरिस आ गई। इसके बाद पियरी और मैरी ने पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और पढ़ाई के दौरान 1895 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों अब जिंदगी और विज्ञान की दुनिया में पार्टनर बन चुके थे। मैरी क्यूरी ने 1903 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेडिएशन पर अपना थीसिस तैयार किया, जिसकी खोज हाल ही में हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम में की थी। मैरी ने बेक्वेरेल की खोज पर आगे और रिसर्च जारी रखा। बहुत से तत्वों में रेडियो एक्टिविटी की जांच के लिए मैरी एक इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करती थी, जो उनके हस्बैंड और भाई ने मिलकर बनाया था। अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम का एक गुण है, लेकिन जब उन्होंने पिचब्लेंड मिनरल को देखा तो उन्होंने पाया कि यह यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक रेडियो एक्टिव था। यह तो तभी संभव है जब पिचब्लेंड में यूरेनियम के अलावा कोई दूसरा तत्व भी मौजूद हो। इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए पियरी क्यूरी ने भी मैरी क्यूरी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ मिलकर पिचब्लेंड में से एक ऐसे तत्व की खोज की जो यूरेनियम से भी 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। इस तत्व का नाम इन्होंने पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा। इसके बाद इन्होंने पोलोनियम से भी 900 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की।
अलग अलग खनिजों से अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज करने के लिए इनके पास कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी। ये सारी खोज ये एक छोटी सी जगह में करते थे। इनकी ये मेहनत रंग लाई और 1903 में रेडिएशन में रिसर्च करने के लिए मैरी क्यूरी, पियरी क्यूरी और बेक्वेरेल को नोबेल प्राइज मिला। और इस तरह से मैरी क्यूरी ऐसी पहली महिला बनी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। मैरी और पियरी दोनों अपने रिसर्च में इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहता था और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस रेडियो एक्टिव तत्व के साथ वे दिन रात रिसर्च कर रहे हैं वे धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। मैरी रेडियम ट्यूब्स को फेंट फेरी लाइट्स कहती थी और रेडियम ट्यूब्स उन्हें इतना ज्यादा पसंद था कि वो उसे अपने पॉकेट में लेकर घूमती थी। रेडियम प्रारंभिक कैंसर उपचार में एक प्रमुख तत्व के रूप में इस्तेमाल होने लगा और रोजमर्रा के उत्पादों जैसे दांतों को चमकाने वाली टूथपेस्ट और मांसपेशियों और झुर्रियों को चिकना करने वाली क्रीम को बनाने में इस्तेमाल होने लगा। 1920 के दशक में रेडियम इतना ज्यादा डिमांड में आ गया कि 1 ग्राम रेडियम की कीमत $1 लाख हो गई। लेकिन फिर भी मैरी ने पैसे कमाने के लिए रेडियम का पेटेंट नहीं करवाया। इस पर मैरी ने कहा, रेडियम एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिस पर हम सभी इंसानों का हक है। इनके इस महान काम के बाद पियरी को हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट के रूप में प्रमोशन कर दिया गया। प्रमोशन के बाद पियरी ने यूनिवर्सिटी में एक नई लेबोरेटरी के लिए कंप्लेन भी किया, लेकिन एक प्रॉपर न्यू लैब में काम करने का इनका सपना पूरा हो पाता इसके पहले ही इनकी मौत हो गई। दूसरी बेटी के जन्म के लगभग 2 साल बाद 6 अप्रैल 1906 में जब पियरी अपने ही विचारों में खोए हुए कहीं जा रहे थे तब वे घोड़ा गाड़ी से टकरा गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैरी को यूनिवर्सिटी में पियरी के पद पर काम करने का ऑफर मिला, जिसे एक्सेप्ट करके मैरी क्यूरी फ्रांस की पहली महिला प्रोफेसर बन गईं। 1911 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज में सदस्यता के लिए जब मैरी ने खुद को आगे रखा तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया और उनके बदले एडवर्ड ब्रेनली को चुना गया। पर वे इससे निराश नहीं हुई और उन्हें अगले साल केमिस्ट्री के क्षेत्र में पोलोनियम और रेडियम की खोज और अध्ययन के लिए एक और नोबेल प्राइज मिलने का ऐलान किया गया। बहुत से लोगों को एक महिला को मिला नोबेल प्राइज पसंद नहीं आया, जिसके कारण फ्रांस की मीडिया ने मैरी और पति के स्टूडेंट के बीच अफेयर से जुड़ी बहुत सी खबरें छापनी शुरू कर दी। इन झूठी अफवाहों और बदनामी से मैरी गहरे डिप्रेशन में जाने लगी। 1911 में सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में अल्बर्ट आइंस्टाइन से मैरी की दोस्ती उनके काम आई। आइंस्टीन मैरी से चिट्ठियों के जरिए बात करते थे और समझाते थे कि उन्हें मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आइंस्टीन की बातों ने मैरी को डिप्रेशन से बाहर आने में मदद की और वे अपना सेकंड नोबेल प्राइज लेने के लिए स्टॉकहोम पहुंची, जिसके बाद धीरे धीरे उनके अफेयर की खबरें गायब हो गईं। मैरी अपने नए रेडियम इंस्टीट्यूट में एक बड़ी सी लेबोरेटरी स्थापित करने के बीच में ही थी कि युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण वे अपने कीमती रेडियम के भंडार को बोर्डो के एक बैंक तिजोरी में रखने के लिए ले गई। युद्ध में मदद करने के लिए उन्होंने अपने दोनों नोबेल प्राइज बेचने की कोशिश की, लेकिन नेशनल बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। युद्ध में अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रोंटगेन के एक्सरे खोज का अध्ययन करना शुरू किया। मैरी ने एक्सरे मशीनों को पहियों से अटैच करके मोबाइल एक्सरे मशीनों का निर्माण किया और उसे युद्ध भूमि पर ले गईं ताकि घायल सैनिकों का तुरंत इलाज किया जा सके। मैरी और उनकी बेटी ने मिलकर 150 महिलाओं को इन मोबाइल एक्सरे मशीनों को चलाना सिखाया और लगभग 200 रेडियोलॉजिकल फील्ड हॉस्पिटल रूम्स की जांच भी की। ऐसा कहा जाता है कि अपने प्रयासों से इस लड़ाई में उन्होंने 1 मिलियन से भी ज्यादा सैनिकों की जान बचाई। लेकिन इस दौरान क्यूरी एक्सरेज के बहुत ज्यादा संपर्क में आई। इस युद्ध के खत्म होने के बाद इन्हें एप्लेस्टिक एनीमिया नामक खून की बीमारी हो गई, जो रेडियो एक्टिव किरणों के ओवर एक्सपोजर के कारण हुई थी। इनके इन प्रयासों के लिए इन्हें फ्रांस में तो कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन 1921 में यूएस प्रेसिडेंट वॉरेन हार्डिंग ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया और 1 ग्राम रेडियम गिफ्ट देने की बात कही ताकि मैरी अपने रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। इससे फ्रांस सरकार बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और उन्होंने मैरी को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर देने की पेशकश की, लेकिन मैरी ने इसे लेने से मना कर दिया। कई सालों तक अपने क्यूरी इंस्टीट्यूट में हेड के रूप में काम करने के बाद उन्होंने अपने रेडियम इंस्टीट्यूट में भी हेड के रूप में काम किया और इसके बाद वॉर्सो में एक और इंस्टीट्यूट खोला और वहां अपनी बहन को डायरेक्टर बनाया। उस समय तक मैरी काफी बीमार हो चुकी थी और 4 जुलाई 1934 को 66 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दुख की बात यह है कि मैरी अपनी बेटी इरीन को नोबेल प्राइज जीतता हुआ नहीं देख पाई। जिस काम की वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली, वही काम उनकी मौत की वजह बन गई। मरने के बाद मैरी को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जिसमें उनके पति को दफनाया गया था। मैरी अपनी योग्यता के आधार पर पैंथियन में सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी के सभी रिसर्च पेपर
आज भी रेडियो एक्टिव हैं। मैरी क्यूरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए सफल हो सकी क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में आई सभी मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपने अथक प्रयासों के कारण ही आज वो महान वैज्ञानिकों में से एक मानी जाती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।